हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर हीट को हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि आप जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसे किस तरीके से मापते हैं यानी मेजर करते हैं, और कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु में कितनी ऊष्मा है इसे हम नापते हैं। ये हमने देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो आपका थर्मामीटर होता है, इससे हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर यानी तापमान मापते हैं। इसके बाद हमने दो तरीके के थर्मामीटर देखे थे। एक आपका क्लिनिकल थर्मामीटर था यानी डॉक्टरी थर्मामीटर, और दूसरा आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। आई होप आपको दोनों थर्मामीटर समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमने इसका यूज करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ट्रांसफर ऑफ हीट यानी ऊष्मा का स्थानांतरण। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। तो आपके घरों में आपने फ्राइंग पैन देखा होगा, ठीक है। फ्राइंग पैन होता है, और आपने ये देखा होगा कि फ्राइंग पैन के जो पीछे जो उसका हैंडल होता है, ठीक है, उसके पीछे जो उसका हैंडल होता है वो आपका प्लास्टिक का बना होता है। तो बेसिकली जो आपका फ्राइंग पैन होता है वो प्लास्टिक के हैंडल, उसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक के का बना होता है, क्योंकि जब भी आप फ्राइंग पैन को हीट करते हैं या गर्म करते हैं, उस पर खाना बनाते हैं, तो जो आपका पूरा फ्राइंग पैन है वो आपका मेटल का बना होता है, ठीक है, धातु का बना होता है, स्टील का बना होता है। तो अब जब आप इसे हीट करते हैं तो ये पूरा का पूरा मेटल का बना है, तो इस कारण ये पूरा गर्म हो जाता है, जिस कारण इसका जो हैंडल है वो भी गर्म हो जाता है। इसलिए हैंडल पे प्लास्टिक लगा होता है ताकि आप इसे इजीली पकड़। पर अगर आप ये सोचिए कि अगर उस पर प्लास्टिक लगा ना हो, यानी जो आपका फ्राइंग पैन है उस पर अगर हैंडल पे प्लास्टिक ना लगा हो, तो क्या होगा। तो जैसे ही आप इस गरम पैन को पकड़ेंगे तो आपके हाथ में, आपका हाथ गरम हो जाएगा और आपका हाथ जल सकता है, क्योंकि आपका जो फ्राइंग पैन का हैंडल है वो गरम हो चुका है, और जब आप उसे छुएंगे तो आपका हाथ जल सकता है। तो इसी कारण जो आपका फ्राइंग पैन होता है उस पे प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है, ताकि अगर फ्राइंग पैन गर्म है तो हम उसे इजीली उठा सकें। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो आपका फ्राइंग पैन है, अगर उसके हैंडल में प्लास्टिक ना हो तो जिस कारण यानी जो आपका फ्राइंग पैन है जो कि गर्म है, उसकी जो हीट है वो उसके हैंडल तक पहुंच जाएगी और हमारा हाथ जला देगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपका फ्राइंग पैन है उसके नीचे आपने जो है गैस स्टोव ऑन किया है यानी आग जलाई, लेकिन आपका जो हैंडल है वो आपका गर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, हैंडल भी आपका गर्म हो रहा है। तो बेसिकली ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका फ्राइंग पैन है उसमें जो हीट है उसका ट्रांसफर हो रहा है यानी ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो यही कारण है कि जब भी आप किसी फ्राइंग पैन को गैस स्टोव पे रखते हैं, ठीक है, अगर उसका हैंडल प्लास्टिक का नहीं है तो उसका हैंडल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है ट्रांसफर ऑफ हीट का। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जबकि हमने जो हैंडल है, पैन का हैंडल है, उसके नीचे कोई भी आग नहीं जलाई है, उसे गर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन तभी भी वो गर्म हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर यानी ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक लंबी सी आपकी जो मेटल की रॉड लेनी, क्या लेनी है, मेटल की रॉड लेनी, और उस मेटल की रॉड पे आपको जो है वैक्स यानी मोम के टुकड़े लगा देने हैं, और वो भी बराबर डिस्टेंस या बराबर दूरी पे मोम के टुकड़े लगाने हैं, कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, दो ईंट लेनी है। क्या लेनी है, दो ईंटें लेनी है, और उन दोनों ईंटों के बीच में आपको
मेटल की रॉड इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, क्या करना है, 2 ईंटें लेनी है और उनके बीच में एक मेटल की रॉड इस तरीके से रख देंगे। अब आपको क्या करना है, जो वो मेटल की रॉड है यानी जो आपकी धातु की वो छड़ी है, उस छड़ को आपको एक साइड, ठीक है, एक साइड से जो उसका एक एंड है, एक सिरा है, वहां पे आपको एक मोमबत्ती जला के रखनी। क्या करनी है, मोमबत्ती जला के रखनी है और जो आपका रॉड का वो सिरा है उसको मोमबत्ती की लौ के ऊपर रखना है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, आपको कुछ टाइम इंतजार करना है, कुछ समय आपको इंतजार करना है। कुछ टाइम बाद आप ये देखेंगे कि जो आपकी ये मेटल की रॉड है, जो ये मेटल की छड़ी है, ये गर्म होने लग जाएगी। फिर क्या होगा, धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक एक करके जो आपने मोम के टुकड़े चिपकाए थे इस छड़ी में, वो एक एक करके नीचे धीरे धीरे करके गिरने लग जाए। क्या करेंगे, जो मोम के टुकड़े हैं वो धीरे धीरे करके नीचे गिरने लग जाए। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक एंड को हम गरम कर रहे हैं, एक सिरे को हम मेटल रॉड के एक सिरे को हम गरम कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके जो बाकी वैक्स है वो पिघल पिघल के नीचे गिर रही है। इसका मतलब कि क्या हो रहा है कि जो हीट है यानी जो ऊष्मा है जो हम मोमबत्ती से इस रॉड के इस सिरे को दे रहे हैं, वो धीरे धीरे आगे इस रॉड में, इस छड़ी में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। जिस कारण क्या हो रहा है, आपकी जो मोम है जो इस पे हमने लगाई है वो धीरे धीरे करके पिघल के नीचे गिर रही है। तो इस एक्टिविटी में हम ये देख सकते हैं कि जो आपकी हीट है, ऊष्मा, वो किस तरीके से किसी मेटल रॉड या मेटल स्ट्रिप में फ्लो करती है। तो बेसिकली जैसे कि आपने देखा कि जो हीट है यानी ऊष्मा है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे करके एक एंड से दूसरे एंड यानी जो आपका रॉड है उसके एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ फ्लो कर रही है, जिस कारण क्या हो रहा है, जो वैक्स है यानी मोम है वो धीरे धीरे करके पिघल के नीचे गिर। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है एक एंड से यानी जो हॉट एंड है। ठीक है, अगर हम इस केस की बात करें तो आपका एक सिरा गर्म हो रहा है, दूसरा सिरा ठंडा है, और क्या हो रहा है, ये जो हीट हम इस मोमबत्ती से इस रॉड को दे रहे हैं वो धीरे धीरे करके ट्रांसफर हो रही है इस रॉड में और दूसरे जो ठंडा एंड है या ठंडा सिरा है वहां तक पहुंचे। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसको हम कंडक्शन यानी चालन कहते हैं। यानी द प्रोसेस बाय विच heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। यानी जो आपका कंडक्शन है वो बेसिकली वो प्रोसेस है ट्रांसफर की या हीट के ट्रांसफर की, वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है जिसमें जो हीट यानी ऊष्मा एक सिरे से, एक गर्म सिरे से दूसरे ठंडे सिरे तक जो है ट्रांसफर होती, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन यानी चालन कहते हैं। इन सॉलिड जनरली हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। और इस तरीके का जो आपका हीट ट्रांसफर का प्रोसेस है जिसे हम कंडक्शन यानी चालन कहते हैं, ये मोस्टली आपको ठोसों में यानी सॉलिड्स में दिखाई देते हैं। यानी जो आपके सॉलिड्स होते हैं उनमें आपको ये प्रोसेस दिखाई देती। अब यही कारण है कि जो आपका जो फ्राइंग पैन होता है उसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बनाया जाए, क्योंकि अगर हम एक ऐसा फ्राइंग पैन लेंगे जिसका हैंडल प्लास्टिक का नहीं है तो वो कंडक्शन के मेथड से या चालन के मेथड से उसका हैंडल गर्म हो जाएगा। तो जब हम उस हैंडल को पकड़ेंगे तो हमारा हाथ जल सकता है। इसीलिए क्या किया जाता है, आपके जो फ्राइंग पैन है उस पे हैंडल होता है, आपके प्रेशर कुकर पे हैंडल होता है। इसी तरीके से जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं
या जो भी आपके वेसल्स होते, बर्तन होते जिनमें आप खाना पकाते हो, खाना गर्म करते हो, इसी कारण ज्यादातर वेसल्स या बर्तनों में आपका प्लास्टिक का हैंडल लगा। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी को समझते हैं। तो आपके पास क्या है, आपको एक बीकर लेना है, ठीक है, एक बीकर लेना है। उस बीकर में आपको गर्म पानी क्या रखना है, गर्म पानी रखना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और उस बीकर में आपको आपके जो स्केल है, पेंसिल है, चम्मच है और कंपास है यानी प्रकार है, उनको आपको उसमें डिप करना है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको एक बीकर लेना है, एक बीकर लेना है, उसमें गर्म पानी रखना और गर्म पानी में आपको एक प्लास्टिक की स्केल, एक पेंसिल, एक चम्मच और एक प्रकार रखें, ठीक है। अब आपको कुछ टाइम तक उस बीकर में उसको रखे रखना है और जो आपका बीकर का पानी होना चाहिए वो गर्म होना चाहिए, काफी गर्म। आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि आपकी चम्मच है और जैसे आपका प्रकार का जो वो हिस्सा जिसमें प्लास्टिक नहीं लगा है वो आपको गर्म महसूस हो। वहीं अगर हम प्लास्टिक के स्केल, पेंसिल और जो आपके कंपास का प्लास्टिक वाला हिस्सा है उसे देखेंगे तो वो आपको ठंडा लगे। क्या होगा, आपने क्या करा है कि एक चम्मच, पेंसिल, प्रकार और स्केल गर्म पानी में रखे हैं और आपने क्या देखा कि जो आपका चम्मच है और प्रकार का जो मेटल का हिस्सा है, धातु का हिस्सा है, वो गर्म है, बाकी आपकी पेंसिल, स्केल और प्रकार का जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है वो आपको ठंडा है। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व करेंगे, बेसिकली इससे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, बेसिकली इस ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ पे लिखें। तो आपको सबसे पहले दिया गया है स्टील स्पून यानी स्टील की चम्मच। तो हम ये लिखेंगे ये मटेरियल किस धातु का बना होता है, किस चीज का बना है। तो आपकी जो स्टील स्पून है वो आपकी स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्टील की बनी होती है। अब जैसे अभी हमने ऑब्जर्वेशन करी, क्या देखा, हमने ये देखा कि जो स्टील की स्पून है वो क्या हो गई, हॉट हो गई, गर्म हो गई, ठीक है, उसका जो दूसरा सिरा है वो गर्म हो गया। यहाँ पे आप लिखेंगे यस। नेक्स्ट हम पेंसिल की बात करते हैं। पेंसिल किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती यानी वुड की बनी होती है। अब क्या पेंसिल का जो दूसरा सिरा है वो गर्म हुआ है, पेंसिल का दूसरा सिरा गर्म नहीं हुआ है, यहाँ पे आप नो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। नेक्स्ट डिवाइडर्स या जो आपका प्रकार है, ठीक है, कंपास है, प्रकार है या डिवाइडर, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसका मैटर, इसका कैसा मटेरियल का बना होता है। अगर हम प्लास्टिक वाला ना ले कंपास, तो अगर हम जो है मेटल का कंपास लें तो ये आपका किसका बना होता है, मेटल का बना होता है, जैसे कि आपका स्टील का बना होता है। अब आपको ये बताना है क्या इसका दूसरा सिरा गर्म होगा, इसका दूसरा सिरा गर्म होगा, यानी यस आएगा, क्योंकि ये मेटल का बना है, पूरी तरीके से मेटल का बना है, इसलिए इसका दूसरा सिरा गर्म होगा। तो आप यहाँ पे यस लिखें। नेक्स्ट है आपके पास स्केल। तो हमने जो स्केल यहाँ पे यूज किया है वो क्या, कौन सा स्केल यूज किया है, प्लास्टिक का स्केल। तो आपका जो स्केल है वो किससे बना है, प्लास्टिक से बना है। क्या प्लास्टिक का दूसरा सिरा गर्म होगा, तो जो आपका स्केल है उसका दूसरा सिरा गर्म होगा जो कि प्लास्टिक का बना है। तो स्केल का दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा, यानी यहाँ पे नो आए। तो ये हमारी क्या है, ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसको आप कुछ इस तरीके से भरेंगे। अब आप इसमें क्या देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टील है, स्पून है, वो स्टील की बनी है, वो एक मेटल की बनी है। किसकी बनी है, स्टील। स्टील क्या है, मेटल है, यानी धातु है। क्या है आपका, धातु है, ठीक है। तो जो आपकी स्टील की स्पून है यानी स्टील की चम्मच है वो मेटल की बनी है, जिसे हम धातु कहते हैं।
और इसका दूसरा एंड क्या हुआ है, दूसरा सिरा गर्म हुआ है, इसका दूसरा सिरा क्या हुआ है, गर्म हुआ। नेक्स्ट अगर हम पेंसिल की बात करें, पेंसिल वुड यानी लकड़ी का बना है, ठीक है, किसका बना है, लकड़ी का बना है। और ये जो लकड़ी है, ठीक है, ये लकड़ी जो होती है, जो पेंसिल की लकड़ी है, क्योंकि ये जो आपकी पेंसिल है वो लकड़ी की बनी है, इस कारण हम ये कह सकते हैं कि इससे क्या हुआ है, आपने ये ऑब्जर्व किया है कि इससे हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ है, यानी जो पेंसिल है उसका दूसरा सिरा गर्म नहीं हुआ। नेक्स्ट आपका डिवाइडर है जो कि स्टील का बना है, ये भी क्या है, मेटल यानी धातु है, और इसका दूसरा सिरा भी आपका गर्म हो गया है, यानी जो डिवाइडर है जो कि धातु से बना है, स्टील से बना है, उसका दूसरा एंड भी गर्म हो गया है। नेक्स्ट आपका स्केल है जो कि प्लास्टिक का बना है, और इसका जो दूसरा एंड है वो गर्म नहीं हुआ। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो सब्सटेंस या जो सब्सटेंस मेटल वाले हैं, यानी जो भी आपके आर्टिकल, जो भी वस्तुएं मेटल की यानी धातु की बनी है, उनसे हीट का ट्रांसफर हुआ है। जबकि अगर हम पेंसिल और स्केल की बात करें जो कि आपके वुड और प्लास्टिक से बने हैं, इनसे हीट का ट्रांसफर यानी हीट यानी ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हुआ है। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल जिनसे हीट यानी जो आपकी ऊष्मा है वो आसानी से पास हो जाती है, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं, या हीट का कंडक्टर या ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे कि आपका फ्राइंग पैन में, आपका जो फ्राइंग पैन है वो आपके मेटल का बना होता है, जैसे आपका स्टील का बना होता है, तो वो क्या है, एक कंडक्टर है हीट। इसीलिए आपके जो बर्तन है, क्योंकि जो आपके बर्तन होते हैं आपने देखा होगा स्टील, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, तो बेसिकली वो इसलिए इसके बने होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, कंडक्टर है हीट के, और इसमें आसानी से खाना पक जाए। इसी तरीके से अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर भी आपका क्या है, हीट का कंडक्टर है यानी ऊष्मा का चालक है। आपका एल्यूमिनियम ऊष्मा का चालक है, और आपका गोल्ड भी ऊष्मा का चालक। यानी मोस्टली जो आपके मेटल्स होते हैं, धातु होती हैं, वो क्या है, ऊष्मा के चालक है, यानी आपके कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के। कंडक्टर है किसके, हीट के, यानी थर्मल कंडक्टर। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है, जैसे आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड, ये क्या है, आपके थर्मल कंडक्टर या कंडक्टर ऑफ हीट है, या हम ये कह सकते हैं ऊष्मा के चालक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी स्टील की स्पून है और डिवाइडर है, इन दोनों से हीट पास हुई है, यानी ये दोनों क्या है, थर्मल कंडक्टर है या फिर ऊष्मा के चालक है या कंडक्टर ऑफ हीट। अब ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनसे हीट या ऊष्मा आसानी से पास नहीं होती, जैसे कि जो आपका फ्राइंग पैन का में जो हैंडल होता है उसका जो प्लास्टिक होता है, पेंसिल की जो लकड़ी है, स्केल का जो प्लास्टिक है, तो ये क्या है, इनसे आपकी जो ऊष्मा यानी हीट है वो एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ आसानी से पास नहीं हो रही है, यानी इनसे होके नहीं गुजर पा रही है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, यानी ऊष्मा के कुचालक कहते हैं। तो जो आपके ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इन्हें हम इंसुलेटर या ऊष्मारोधी भी कह सकते हैं, ठीक है। The material which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat such as plastic and wood. जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते, उन्हें
ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक और लकड़ी। यानी जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, इनसे हीट यानी ऊष्मा पास नहीं होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, ऊष्मा के कुचालक या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। पुअर कंडक्टर आर ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर। कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जो आपके पुअर कंडक्टर्स होते हैं इन्हें हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं। अब अगर हम जल यानी पानी या आपका वाटर होता है और एयर यानी वायु की अगर हम बात करें तो ये दोनों क्या है, आपके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है यानी कुचालक। कैसे हैं? जैसे कि हम बात करते हैं किसी बर्तन में हम पानी गर्म करते हैं, ठीक है। आपने चाहे फ्राइंग पैन ले लो या फिर आप कोई पतीला ले सकते हैं, उसमें आप पानी गर्म करें, ठीक है। तो वो पूरा मेटल का बना है, चारों तरफ से मेटल का बना है। अगर आप उसे छूते हैं, ठीक है, उसको अगर आप छूते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है या आपका हाथ जल जाता है, गर्माहट आपको महसूस होती है। लेकिन जब आप उससे थोड़ा सा दूर खड़े हैं, ठीक है, या उससे थोड़ा सा दूर, यानी जैसे आपका गैस स्टोव में आपका पतीला रखा है, ठीक है, आपका पतीला है और आपने हाथ उससे थोड़ा सा दूर रखने हैं, तब आपको हीट महसूस नहीं होती। यानी जो ऊष्मा है इस पतीले की वो आपको महसूस नहीं हो। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने जो पतीला है पतीले से थोड़ा दूर अपने हाथ रखे हैं और पतीला और आपके हाथ के बीच में क्या है, एयर है यानी हवा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपकी एयर होती है वो आपकी क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट का। इसी तरीके से जो वाटर होता है, पानी होता है, वो भी पुअर कंडक्टर होता है हीट का। और इनको हम क्या कहते हैं, थर्मल इंसुलेटर्स कहते हैं। जिसके एग्जाम्पल आपके वुड, ठीक है, फोम हो गया आपका, प्लास्टिक, जैसे कि हमने अभी देखा फ्राइंग पैन में या कुकर में जो आपका प्लास्टिक का हैंडल होता है वो क्यों होता है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, आपका थर्मल इंसुलेटर है यानी आपका ऊष्मा का कुचालक। इसी तरीके से लकड़ी भी ऊष्मा का कुचालक है। और जो फोम होता है, ठीक है, जो आपका फोम होता है वो भी क्या है, ऊष्मा का कुचालक। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने अभी एक्टिविटी की या एक्टिविटी समझी, इस एक्टिविटी में जो आपका पेंसिल है जो कि वुड यानी लकड़ी का बना है और जो स्केल है जो कि प्लास्टिक का बना है, दोनों क्या है, आपके ऊष्मा के कुचालक है। इसी कारण आपने जब इन आर्टिकल्स को, इन वस्तुओं को जब गर्म पानी में रखा तो इनका दूसरा सिरा गर्म नहीं हुआ। तो ये हमने अभी कॉन्सेप्ट समझा आपका ट्रांसफर ऑफ हीट का, जिसमें हमने कंडक्शन यानी चालक का कॉन्सेप्ट देखा और ये देखा कि किस तरीके से आपकी जो हीट है, ऊष्मा है, वो किसी वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती। उसके बेसिस पे हमने दो तरीके के सब्सटेंस देखे, ठीक है, जो कि आपके क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर, चालक और कुचालक या जो आपके क्या है, ऊष्मारोध, ठीक है, ये हमने देखा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो ये जो एक्टिविटी है इसमें आपको क्या करना है, आपको एक फ्लास्क लेना है और उसमें पानी से भर देना है। क्या करना है, एक फ्लास्क लेना है, उसे पानी से भर देना है और उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट आपको डाल देना है। और आपको जो पोटेशियम पर मैग्नेट इसके अंदर रखना है वो किसी स्ट्रॉ के माध्यम से आपको इसके यानी जो आपका फ्लास्क है उसके जो सतह है, ठीक है, जो उसका बेस है वहां तक उसे रख देना। अब आपने क्या करना है, एक बर्नर लेना है, ठीक है, बर्नर लेना है, उसको ठीक उस पोटेशियम पर मैग्नेट के नीचे उसकी जो लौ है उसको रखना है कुछ इस तरीके से। तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि जो आपकी ये लौ है, जो आपका ये आपका क्या है, आपका बर्नर है,
इससे क्या हो रहा है, लॉ निकल रही है, जिससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके ये पानी और ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो आप क्या देखेंगे, थोड़ी देर में आपको पोटेशियम परमैंगनेट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ कलर्स इस तरीके से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे, यानी पोटेशियम परमैंगनेट इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, जो आपका पानी है ये आपने नॉर्मल पानी लिया है, इसमें आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाला और नीचे से हीट किया। जब आपने इसे हीट किया, इसको ऊष्मा दी, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके जो बेस है, इस फ्लास्क का बेस है, वहां पे जो पानी है वो धीरे धीरे करके गर्म हो रहा है। वहीं अगर उस पानी की बात करें जो कि ऊपर है, फ्लास्क में यहाँ ऊपर है, सतह पे है, वो ठंडा है, और नीचे का पानी बर्नर की लॉ की वजह से गर्म होता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो यहाँ नीचे का पानी है वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट घुल रहा है। तो इस कारण हमें ये पोटेशियम परमैंगनेट ऊपर, या इसका कलर जो है वो आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो इससे हम जो है नेक्स्ट जो हीट ट्रांसफर का मेथड है, जिसे हम कन्वेक्शन बोलते हैं, इसको समझ सकते हैं। When water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up. The cold water from the side moves down towards the source of heat. यानी जब भी आप इसमें क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो क्या होता है, जो पानी इस फ्लास्क की सतह पर है वो गर्म हो रहा है और वो ऊपर जा रहा है, और जो ऊपर ठंडा पानी है वो आपका नीचे आ रहा है, नीचे सतह पे आ रहा है। फिर जो आपका पानी सतह पे ठंडा आ रहा है वो फिर गर्म हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, और ये प्रोसेस इसमें चल रही है। ठीक है, दिस वाटर also get hot and rises, and water from the side moves down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. यानी ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलती रहेगी जब तक आपका पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता है, और इस हीट के ट्रांसफर का जो प्रोसेस है इसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं, यानी संवहन कहते हैं। यानी जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाए, गर्म जल ऊपर उठता है, इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें जो आपका पानी बेस पे है, यानी जो आपके ये जो बर्नर की जो लॉ है इसके पास है, वो गर्म हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जो ठंडा पानी है वो साइड से नीचे आ रहा है और धीरे धीरे करके पूरे पानी को गर्म कर रहा है। इस तरीके का जो ट्रांसफर ऑफ हीट है इसे हम कन्वेक्शन या संवहन कहते हैं। तो इसी तरीके से जो आपके एटमॉस्फेयर में जो स्मोक यानी धुआं होता है वो भी इसी तरीके से ऊपर जाता है, क्योंकि जो आपका धुआं होता है वो गर्म होता है। ठीक है, गर्म होता है, तो गर्म होने की वजह से वो हल्का होता है, हल्का होने के कारण वो ऊपर जाता है और उसके आसपास जो ठंडी हवा है वो नीचे आती है, वो फिर गर्म होती है और वो ऊपर जाती है। इसी तरीके से जो आपका गर्म हवा होती है वो हीट हो जाती है, या आपका जो जगह है जहाँ पे आपने कुछ जलाया है, कुछ भी आपने लकड़ी जलाई है, वहाँ का जो आसपास का जो एयर है, हवा है, वो गर्म हो। The air near the heat source get hot and rises. The air from the side come in to take its place. In this way, the
एयर गेट्स हीटेड। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, ठीक है। इस प्रकार यह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके ऊष्मा का स्रोत ये आग है। अब इसके चारों तरफ क्या थी, पहले ठंडी हवा थी, वो इस आग के कारण गर्म हुई, वो ऊपर गई तो ऊपर जो ठंडी हवा थी वो धीरे धीरे करके नीचे आई, और नीचे जो साइड में आपकी ठंडी हवा थी वो आपकी इस आग के पास गई, वो गर्म हुई, फिर ये ऊपर गई, फिर जो ठंडी हवा है वो इसके यानी जो आपके आग है इसके पास आई, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। और ये आपका क्या हो रहा है, आपका जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण इस केस में जो हो रहा है वो कन्वेक्शन के मेथड से हो रहा है। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हम कन्वेक्शन इन एयर को समझेंगे। आपको क्या करना है, एक मोमबत्ती लेनी है और उसे जला देना है। क्या करना है, एक मोमबत्ती लेनी है और उसे जला देना है। आपको क्या करना है, उस मोमबत्ती की लौ के ऊपर अपना एक हाथ रखना है और उसके साइड में अपना दूसरा हाथ रखना है। क्या करना है, आपको एक मोमबत्ती लेनी है, उसे जलाना है, उस लौ के ऊपर अपना एक हाथ रखना है, दूसरा हाथ उस लौ के साइड में यानी किनारे पे रखना है। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे या ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपकी हथेली इस लौ के ऊपर है वो आपको गर्म महसूस हो, ठीक है। क्या महसूस होगी, गर्म महसूस होगी। वहीं जो हथेली आपकी लौ के साइड में है वो आपको गर्म महसूस नहीं होगी। क्या हो रहा है, जो हथेली आपके इस लौ के ऊपर है वो आपको गर्म महसूस होगी, और जो साइड में आपने हथेली रखी है वो आपको उतनी गर्म महसूस नहीं होगी। तो ये भी आपका ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कन्वेक्शन के कारण जो इस लौ के चारों तरफ हवा है यानी एयर है वो क्या हो रही है, गर्म हो रही है और वो ऊपर जा रही है, ठीक है। और जो साइड की ठंडी हवा है वो इधर आ रही है, यानी जो साइड में हवा है वो ठंडी है और ऊपर जो हवा जा रही है वो गर्म है, जिस कारण हमारी जो हथेली है जो ऊपर है, लौ के ऊपर है, वो गर्म, उसे गर्म महसूस हो रहा है, ये गर्मी महसूस हो रही है। वहीं जो साइड में हमने हथेली रखी है उससे ज्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही है। Notice that towards the top, the air gets heated by convection. Therefore, the hand above the flame feels hot. यानी हम ये देखते हैं कि जो आपके कन्वेक्शन के कारण जो ऊपर की हवा है, लौ के ऊपर की हवा है, वो हमें गर्म महसूस हो। On the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as the top. वहीं अगर हम साइड की बात करें तो वहां पे किसी भी तरीके का कन्वेक्शन नहीं है, जिस कारण जो हवा है वो आपको इतनी गर्म महसूस नहीं हो रही है जैसे कि जो ऊपर वाली हवा है वो हो। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्म या गर्मी अनुभव करता है, तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती है। तो ये जो आपका कन्वेक्शन यानी संवहन का जो कॉन्सेप्ट है, जो हीट ट्रांसफर का एक कॉन्सेप्ट है, इसका आप एक जो है नेचुरल एग्जाम्पल देख सकते हैं, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ठीक है। तो जो आपकी सी ब्रीज होती है और लैंड ब्रीज होती है, ये आपका क्या है, एक नेचुरल एग्जाम्पल है इसका। तो बेसिकली होता क्या है, दिन के समय में जब दिन होती है तो हम ये जानते हैं कि दिन के समय जो आपका लैंड होता है, ठीक है, जो आपकी लैंड होती है वो जल्दी गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। इसका मतलब जो आपकी लैंड है, ठीक है, उसके ऊपर जो भी एयर है यानी जो भी हवा है वो गर्म हो जाए।
यानी जल्दी गर्म हो जाएगी। वहीं अगर हम किसी नदी या किसी नदी की या किसी लेक की बात करें, बेसिकली अगर हम किसी नदी या फिर समुद्र की बात करें, तो वहां का पानी उतनी जल्दी गर्म नहीं होता है जितनी जल्दी आपका लैंड जो होती है वो गर्म होती है। यानी धरती जल्दी गर्म होती है, पानी जल्दी गर्म नहीं हो। तो यानी जो पानी है, पानी के ऊपर जो हवा होगी वो ठंडी हो, और जो धरती जल्दी गर्म हो जाती है उसके ऊपर की जो हवा है, एयर है, वो कैसी होगी, गर्म हो। ठीक है, क्योंकि जो आपका लैंड है वो गर्म होता है और जो आपका सी होता है या जो समुद्र है या सागर है वो कैसा है, ठंडा है। तो अब क्या होगा कि जो आपका लैंड है उसके ऊपर की हवा गर्म है इसलिए वो हल्की हो गई। हल्की होने की वजह से वो क्या हो जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी। यानी जो आपकी हवा है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऊपर उड़ जाए। वहीं जो सागर या फिर कोई रिवर है, कोई आपका पॉन्ड है, तालाब है या कोई नदी है, उसके ऊपर जो हवा है वो ठंडी है। कैसी है, ठंडी है। तो क्या होगा, जो लैंड के ऊपर की हवा है वो ऊपर उड़ जाएगी, धरती के ऊपर की हवा ऊपर उड़ जाएगी, और जो इस सी के ऊपर हवा है जो कि ठंडी है वो इसकी जगह लेने के लिए इधर चली जाएगी। फिर क्या होगा, जो ये ठंडी हवा सी से इधर लैंड पे गई है ये गर्म हो जाएगी, ये फिर ऊपर उठेगी, और जो है ठंडी हवा फिर दोबारा आपकी जो बाकी हवा है वो आपकी लैंड पे चल जाएगी और फिर गर्म। फिर ये गर्म होके फिर ये फिर सी की तरफ आएगी गर्म हवा, फिर ये ठंडी होगी और फिर ये लैंड की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी जो एयर है वो इस तरीके से चलेगी, इस तरीके से ये मूव करेगी। तो इस जो ये प्रोसेस है ये भी एक कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है, और इसको हम सी ब्रीज कहते हैं, यानी जिसे आप समुद्री समीर कहते हैं वो कहते हैं। और ये क्या है, आपका एग्जाम्पल है कन्वेक्शन का, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, जो लैंड के ऊपर एयर है वो गर्म है, वो ऊपर मूव करी, उसके जगह आपकी ठंडी एयर जो है समुद्र से गई, वो गर्म हुई, फिर वो ऊपर गई, और इस तरीके से आपकी ये क्या है, पूरी प्रोसेस हुई। यही कारण है कि जो समुद्र के किनारे के इलाके होते हैं उनमें खिड़कियां जो है वो समुद्र की तरफ बनाई जाती है, क्योंकि जब सी ब्रीज होगा, दिन के टाइम पे आपका सी ब्रीज होगा, तो क्या हो जाएगा, ठंडी हवा घरों में आएगी। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, यानी दिन के समय जो आपका लैंड होती है, जो धरती है या थल है, वो ज्यादा जल्दी गर्म होता है पानी से। The air over the land became hotter and rises up. इस कारण क्या होता है, जो आपकी धरती है उसके ऊपर जो हवा है वो गर्म होती है और वो ऊपर उठ जाती है, क्योंकि वो हल्की हो जाती, इस कारण वो ऊपर उठ जाती। The cooler air from the sea rushes towards the land to take its place. समुद्र के ऊपर की जो ठंडी हवा है वो क्या करती है, फिर जो गर्म हवा है उसकी जो लैंड के ऊपर है वो ऊपर गई, उसकी जगह को लेने के लिए आपकी जो समुद्र के ऊपर की हवा है वो भागेगी, वो जाएगी। The warm air from the land moved towards the sea to complete the cycle. अब क्या हो रहा है, जो धरती के ऊपर गर्म हवा है वो अब समुद्र के ऊपर जाएगी और वो ठंडी हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर वो जो धरती के ऊपर गर्म हवा है उसकी जगह लेगी, और इस तरीके से पूरी साइकिल या पूरा चक्र कंप्लीट होगा, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो ये जो समुद्र के ओर से आने वाली हवा है इसको हम सी ब्रीज यानी समुद्र समीर कहते हैं। दिन के समय स्थल धरती या थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होते हैं। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं।
तो ये आपका क्या है, समुद्री समीर यानी सी ब्रीज है। इसी तरीके से जो अगली प्रोसेस है वो आपकी लैंड ब्रीज है। तो बेसिकली लैंड ब्रीज आपके रात के समय में होता है। जब हम रात की बात करते हैं तो रात में क्या होता है, जो आपका लैंड है, जो आपका स्थल है या जो आपकी धरती है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है। क्या होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है पानी से या समुद्र से, जिस कारण क्या होता है, आपका जो समुद्र के ऊपर का पानी है वो गर्म होता है और जो धरती के ऊपर जो हवा है वो आपकी कैसे हो जाती है, ठंडी हो जाती है। यानी समुद्र के ऊपर की हवा आपकी गर्म हो जाती है और आपकी धरती के ऊपर की हवा आपकी कैसे हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अब जो आपकी सी वाटर है, समुद्र का जो पानी है, उसके ऊपर जो हवा है वो गर्म है, इस कारण वो ऊपर उठ जाती है। वहीं जो लैंड यानी जो धरती के ऊपर हवा है या वायु है वो ठंडी है, तो वो उसकी जगह लेने के लिए इस तरीके से चली जाती है। फिर क्या होता है, फिर ये जो आपकी धरती की तरफ से वायु या हवा इस सी के ऊपर आई है वो गर्म हो जाती है, वो फिर ऊपर उठती है। फिर जो आपकी गर्म हवा है वो फिर लैंड यानी धरती की तरफ जाती है, वहां गर्म होती है। फिर ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहता है, यानी जो ठंडी हवा है धरती से वो समुद्र की तरफ जाती है, समुद्र से फिर गर्म होके वो ऊपर उठती है, ऊपर उठ के फिर वो धरती की तरफ जाती है और फिर ठंडी होके फिर वो समुद्र के ऊपर आती है और ये प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रोसेस को हम लैंड ब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। इससे आपको एक बात पता चली होगी कि जो आपकी लैंड है यानी जो आपका धरती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और फिर ठंडी भी जल्दी हो जाती है। वहीं आपका जो सी वाटर है या जो समुद्र का पानी है या जो पानी है वो आपका क्या होता है, देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। यानी एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, यानी रात को क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। जो पानी होता है वो जल्दी वो क्या होता है, ठंडा बहुत देर में होता है। किससे, आपके लैंड से यानी धरती से। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी। इसलिए जो धरती के ऊपर ठंडी हवा होती है वो समुद्र की तरफ जाती है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। इसे क्या कहते हैं, थल समीर कहते हैं। रात्रि में यह पराक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, यह थल समीर कहलाता है। तो ये आपका कन्वेक्शन के दो आपके एग्जाम्पल है जो कि हम जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है जिसे आप जो है देख सकते हैं अपने आस पास। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आज हमने जो हीट ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट देखे, आपका कंडक्शन और कन्वेक्शन, आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे जो रेडिएशन का कॉन्सेप्ट है उसे देखेंगे और आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।